हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस के लिए। तो आज हमारा थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग दो वीडियो में 30-30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं कोशिका का। तो आइए आज हम लोग तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 21 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। तो कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? बुलबुल, हमिंग बर्ड, गौरैया या अबाबिल। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो किस पक्षी का सबसे छोटा अंडा होता है? हमिंग बर्ड का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हार्मोन, आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है? आरबीसी। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है? आरबीसी। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है? आरबीसी। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाता है? आरबीसी। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को वो शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है? आरबीसी। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? बेसिली, कॉक्सी, स्पाइरिली या विब्रियो। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? विजांड, अंडा, शुक्राणु, अंडाशय। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है? स्फीत स्फीत दाब, भित्ति दाब, परासरणी सांद्रण, प्लाज्मा दाब। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है? परासरणी सांद्रण। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है? परासरणी सांद्रण। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है? परासरणी सांद्रण। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति परासरणी सांद्रण पर निर्भर करती है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? कोशिका, तंत्रिका, कोशिका, सीरा। ठीक है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है? हमारी त्वचा के नीचे की सबसे छोटी वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? केशिका। ठीक है,
हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका। ठीक है, ए नंबर में केशिका है और सी नंबर में कोशिका है। ठीक है, तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका। निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? वायरस का निवास, अमीबा का अनियमित आकार, हाइड्रा में प्रजनन तंत्र, तंबाकू के पौधों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया। तो निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? अमीबा का अनियमित आकार। निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? अमीबा का अनियमित आकार। निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? अमीबा का अनियमित आकार। निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? अमीबा का अनियमित आकार। डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। मूल रोम, रक्षी कोशिकाएं, स्टोमेटा, उपचर्म। डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। क्या हो जाएगा? मूल रोम। मूल रोम एपिडर्मी कोशिका में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। ठीक है, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक लंबी कोशिका आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करता है। मूल रोम। नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है। नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है। कोशिका भित्ति, नाभिक झिल्ली, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, नाभिका, नाभिक दीवार। नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है। नाभिक झिल्ली। नाभिक जो है वो नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। नाभिक नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। नाभिक नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? रंध्र, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? क्रोमेटिक फाइबर्स, उपकेंद्रक, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? क्रोमेटिक फाइबर्स, उपकेंद्रक, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? कौन मौजूद नहीं होता है? प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है, मौजूद नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिड्स। डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। साइटोप्लाज्म, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। डैश में ऑक्सीजन की उत्पत्ति में पायरुवेट का विघटन होता है। तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वॉन लीघेनोक, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। विभाजन के विभाजन में विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। एक समान, दो असमान, दो समान, समान। तो क्या हो जाएगा? दो समान। ठीक है। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्लास्टोलिसिस, हेमोलिसिस। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो प्लाज्मोलिसिस। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रक्त रिक्तिकाएं या नरम अंद्रव्ययी जालिका, जिसको सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो क्या हो जाएगा? नरम अंद्रव्ययी जालिका यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? रिक्तिका, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किसे झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? तो किसमें हो जाएगा? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या और यूकैरियोट्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स। ठीक है। तो निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? प्रोकैरियोट्स। अर्धसूत्री विभाजन में एक प्रजनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? 8, 2, 16 या 4।
अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिका में विभाजित होती है। तो कितना संतति कोशिका में विभाजित होती है? 4। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। कितना में? 4। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। कितना में? 4। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। सूत्री विभाजन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मोरूला, एस.आर. कश्यप। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो सूत्री विभाजन, ठीक है, क्या कहलाता है? सूत्री विभाजन। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, प्लास्टोसिट्स, आर मिस्र, पराशरन। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जैविकों के जनन है कौन है? सूक्ष्म जैविकों के जनक कौन है? तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, तो इसमें हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल और एवं खनिज का अवशोषण करती है। मूल रोम, रक्षी कोशिकाएं, स्टोमेटा, उपचर्म। ठीक है, डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो क्या हो जाएगा? मूल रोम। मूल रोम एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। ठीक है, मूल रोम। मूल रोम एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा होता है? कलकानु, रोमांच नाभिक, नाभिक, राइबोसोम। निम्न में से कौन मास्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा होता है? ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो कौन हो जाएगा? कलकानु, रोमांच नाभिक, नाभिक, राइबोसोम। तो क्या हो जाएगा? राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? राइबोसोम। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? एंडोन्यूक्लियस, प्लाज्मिड, एक्सोन्यूक्लियस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? एंडोन्यूक्लियस। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? एंडोन्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भ्रूण के आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। तो विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोशिका का आकार घटता है। विदलन विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोशिका का आकार घटता है। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोशिका का आकार घटता है। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोशिका का आकार घटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डैश का उपयोग करके पायरूवेट को तोड़ा जाता है? O2 का, O3 का, CO2 का या CO का? माइटोकॉन्ड्रिया में डैश का उपयोग करके पायरूवेट को तोड़ा जाता है। तो O2 का उपयोग करके पायरूवेट में तोड़ा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में O2 का उपयोग करके पायरूवेट को तोड़ा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 का उपयोग करके पायरूवेट को जो तोड़ा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 का उपयोग करके पायरूवेट को तोड़ा जाता है। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। एंडोस्पोर्स एक चौड़ी डॉगलिकैन दीवार, एंडोजीनस बड्स, एंडोटॉक्सिन्स। तो एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः एंडोस्पोर्स बना सकता है। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः एंडोस्पोर्स बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नॉस्टॉक और एनाबेना प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। नॉस्टॉक और एनाबेना प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलियम के समान जाति में शामिल किए गए हैं। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक फंगस होता है। लाइकेन एक संयुक्त जीव होता है जो शैवाल और प्रोटोजोआ जीव के सहजीवी मेल से बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक फंगस होता है। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट क्या होता है? एक फंगस होता है।